हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टैट वॉरियर्स में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हो कि हम हर बार कोई ना कोई ऐसा टॉपिक लाते हैं जो आप सभी के लिए उपयोगी सिद्ध हो। तो फ्रेंड्स, ऐसा ही एक टॉपिक हम अपनी आज की वीडियो में लेकर आए हैं, जो टॉपिक है वर्णमाला। फ्रेंड्स, आज से पहले आपने कई बार ये टॉपिक पढ़ा होगा, लेकिन फ्रेंड्स, हम चाहें इस टॉपिक को कितनी ही बार क्यों ना पढ़ लें, लेकिन जब भी हमसे कोई पूछता है कि स्वर की और व्यंजन की या संपूर्ण वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं, अक्सर जब भी कोई हमसे ऐसा पूछ ले तो हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमसे प्रॉपर आंसर क्या दें, यानी इसका सही जवाब क्या होगा। तो फ्रेंड्स, इस कन्फ्यूजन को थोड़ा कम करते हुए हम अपनी आज की वीडियो में कुछ ऐसे पॉइंट्स लेकर आए हैं जो आप सरलता से इन पढ़ने के बाद ये बता सकते हैं कि वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा समय ना लेते हुए हम अपने आज की वीडियो को शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप अभी हमारे चैनल पर न्यू हैं और आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, थोड़ी सी भी अच्छी लगे, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और आपके सुझाव हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। वर्णमाला। वर्ण को ध्वनि भी कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, अतः वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। फ्रेंड्स, कभी कभी अक्सर हम सोचते हैं कि वर्ण क्या है, या किसी एग्जाम में अक्सर हमसे पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप कि वर्ण क्या है, और ऑप्शन में दिए होते हैं कई चीज़ें, स्वर, व्यंजन, ध्वनि या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, ये बात हमें ध्यान रखनी है कि वर्ण एक ध्वनि है। ध्वनि से तात्पर्य है कि जो शब्द हम अपनी भाषा को प्रदर्शित करने के लिए जिन लिपि चिन्हों का हम प्रयोग कर रहे हैं, जिन ध्वनि का हम प्रयोग कर रहे हैं, वही वर्ण है। इसी प्रकार फ्रेंड्स, वर्ण को भाषा की सबसे छोटी इकाई कहते हैं। फ्रेंड्स, इसका तात्पर्य है कि जब भी हम अपनी बात को किसी के द्वारा किसी के समक्ष प्रस्तुत करते हैं तो सबसे छोटा जो उसका अक्षर होगा, सबसे छोटी जो ध्वनि होगी, वो ध्वनि वर्ण है। और जो सबसे बड़ी सार्थक ध्वनि होगी, वो सार्थक ध्वनि है वाक्य, क्योंकि एक वाक्य के द्वारा ही हम अपनी एक पूरी बात किसी के समक्ष प्रस्तुत कर पाते हैं। लेकिन अगर हमसे पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तब हम इस चीज़ का आंसर वर्ण देंगे। अतः वर्णमाला को वर्णों का व्यवस्थित समूह कहा जाता है। इसके बाद आगे आता है फ्रेंड्स, इसमें हमारा लेखन की दृष्टि से वर्णों की संख्या 55 मानी गई है। फ्रेंड्स, ये बात आप ध्यान रखेंगे कि अगर आपसे कोई पूछता है कि लेखन की दृष्टि से वर्णों की टोटल संख्या जो है वो कितनी है, तब आप 55 बताएंगे। और अगर उच्चारण की दृष्टि से वर्णों की कुल संख्या पूछी जाए, तब आप 47 यानी 47 बताएंगे, जिनमें 10 स्वर और 37 व्यंजन होते हैं। और फ्रेंड्स, इनमें कौन से स्वर होते हैं, कौन से व्यंजन होते हैं, इसको हम अभी जानने का प्रयत्न करते हैं। आगे इसमें आता है हमारा वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहला स्वर और सबसे दूसरा व्यंजन। फ्रेंड्स, इसमें ये बात ध्यान रखने वाली है कि यहाँ जो नोट पॉइंट है, भाषा की सार्थक इकाई वाक्य होती है। वर्णों की संख्या को लेकर अनेक विद्वानों में मतभेद है। देवनागरी लिपि में 52 वर्ण होते हैं। फ्रेंड्स, इसका तात्पर्य है कि जो हमारी भाषा की सार्थक इकाई है, जैसा कि अभी हमने बताया, वो वाक्य होती है। ये नोट पॉइंट है, आप इसको हमेशा ध्यान रखें। कभी कभी एग्जामिनर क्वेश्चन को घुमाकर भी पूछ लेता है, लेकिन अगर आपको अच्छे से इस बारे में जानकारी होगी तो आप ज़रा भी कंफ्यूज नहीं होंगे और आप आसानी से इस प्रश्न का जवाब दे देंगे। इसी प्रकार फ्रेंड्स, जो वर्णों की संख्याएं हैं वो अलग अलग वैज्ञानिकों द्वारा, अलग अलग भाषा वैज्ञानिकों द्वारा अलग अलग बताए गए हैं। जैसे फ्रेंड्स, देवनागरी लिपि में जो टोटल वर्णों की संख्या है वो 52 बताई गई है। और फ्रेंड्स, अगर हम संस्कृत के हिसाब से समझें तो जो पाणिनि शिक्षा है, उनके अनुसार वर्णों की संख्या 65 यानी 65 बताई गई है। और फ्रेंड्स, इसी प्रकार अलग अलग समय के अनुसार अलग अलग वैज्ञानिकों द्वारा इसे अलग अलग संख्या में बताया गया है। लेकिन फ्रेंड्स, अब आप कहेंगे कि इनकी संख्या इतनी कम ज़्यादा में इतना अंतर क्यों है। फ्रेंड्स, ऐसा होता है कि जब सबसे प्राचीन काल में जो भाषा प्रयोग में आती थी तो उसमें वर्णों की संख्या ज़्यादा थी, लेकिन समय के अनुसार जैसे जैसे भाषा का प्रयोग होता गया, वो उसमें बदलाव आते गए, तो कुछ ऐसे वर्ण बन गए जिनका प्रयोग बंद हो गया, या वो परिवर्तित हो गए, या उनकी ध्वनि को ही मान्य नहीं किया गया। और मान्य किया भी गया तो वो लेखन की दृष्टि से मान्य किया गया, उच्चारण की दृष्टि से नहीं किया गया। इन्हीं बदलावों के चलते फ्रेंड्स, सभी जो वर्णमाला की संख्याएं हैं उनमें सभी अक्षरों में, सभी वर्णों में बदलाव होते गए। वो संख्याएं लगातार कम होती गई और एकाध वर्ण बढ़ भी गया। इसके बाद आता है फ्रेंड्स हमारा स्वर।
स्वर क्या होते हैं ये हम जानने का प्रयत्न करते हैं। जिन ध्वनियों का उच्चारण करने में हवा मुख विवर से टकराए बिना अबाध गति के बाहर निकलती है उन्हें स्वर कहते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ एक शब्द आया है मुख विवर। इसका तात्पर्य होता है कि बोलने में, उच्चारण करने में जो हमारा पूरा मुख के अंदर का जो सारा भाग प्रयोग में आता है उसे ही मुख विवर कहते हैं। जहाँ से भी वो हवा टकराकर बाहर आती है वही पूरा स्थान मुख विवर कहलाता है। तो फ्रेंड्स, स्वर का तात्पर्य है कि जहाँ से हवा बिना टकराए बाहर आ जाए उसे स्वर कहते हैं। इनका उच्चारण बिना किसी अन्य ध्वनि की सहायता के होता है। फ्रेंड्स, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे कि स्वरों की सहायता में यानी स्वरों का उच्चारण करते समय कभी भी हमें किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती। जैसा फ्रेंड्स यहाँ स्वर दिए गए हैं वो स्वर हैं ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अह। ये 13 स्वर हैं। फ्रेंड्स, ये 13 वो स्वर हैं जिन्हें मूल स्वर की संज्ञा दी गई है। फ्रेंड्स, अब इसमें ये बात आप ध्यान दीजिए, जैसा हमारी इस डेफिनेशन में, इस परिभाषा में कहा गया है कि वर्णों के उच्चारण में यानी स्वरों के उच्चारण में हवा मुख विवर से बाहर आते समय कहीं भी टकराती नहीं है। तो फ्रेंड्स, जब आप स्वयं इन वर्णों का उच्चारण करेंगे, इन स्वरों का उच्चारण करेंगे, तो आप नोटिस करेंगे कि सभी वर्णों की आवाज़ हमारे कंठ से डायरेक्ट बाहर आती है। यानी वो हवा कहीं और नहीं टकराती और सीधे बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के हम इनका उच्चारण कर देते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, जो नॉर्मल सी सीधी सी बातें इनमें आती हैं इन्हें हम जानने का प्रयत्न करेंगे। फ्रेंड्स, स्वरों का अगर हम वर्गीकरण करने लगे तो स्वरों का वर्गीकरण कई आधारों पर होता है, लेकिन उन सभी वर्गीकरण को हम अपनी आने वाली वीडियो में लेकर आएंगे। लेकिन यहाँ जो मुख्य बातें हैं, जो स्वर के बारे में, जो पूरी वर्णमाला के बारे में जानना हम सभी के लिए आवश्यक है, हम उन सभी बातों को इस वीडियो में लेकर आए हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आता है सबसे पहले मूल स्वर। मूल स्वरों की संख्या 13 बताई गई है। इन्हें परंपरागत स्वर भी कहते हैं। लेखन की दृष्टि से भी स्वरों की संख्या 13 होती है। फ्रेंड्स, मूल स्वर अगर आपसे कभी को पूछ ले कि मूल स्वरों की संख्या कितनी है, तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो स्वर आपको दिखाई दे रहे हैं सामने, इन्हें ही मूल स्वर कहते हैं और इनकी संख्या 13 होती है। इन्हें परंपरागत स्वर भी कहते हैं। कभी कभी फ्रेंड्स, एग्जामिनर या एग्जाम में जो पेपर सेट करते हैं वो लेखन की दृष्टि से भी पूछ लेते हैं, कंफ्यूज करने के लिए कि लेखन की दृष्टि से कितने स्वर होते हैं। तब भी फ्रेंड्स हमें 13 ही संख्या बतानी है। अब आगे आता है फ्रेंड्स इसमें हमारा उच्चारण की दृष्टि से स्वरों की संख्या 10 होती है। फ्रेंड्स, अब आप यहाँ ध्यान देंगे कि उच्चारण की दृष्टि से यानी जिन शब्दों का, जिन वर्णों का, जिन स्वरों का हम उच्चारण नहीं करते उनको हम हटा करके बाकी जो अन्य वर्ण जिनको हम उच्चारण के समय यूज़ भी करते हैं, प्रयोग में लाते हैं, तो उनकी संख्या 10 होती है। तो फ्रेंड्स, कौन कौन से वर्ण इसमें नहीं यूज़ किए जाते वो हैं ए, जो यूज़ होते हैं फ्रेंड्स वो यहाँ पर लिखे गए हैं ए, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। फ्रेंड्स, जो मूल स्वरों में से 3 स्वर हटाए गए हैं वो है रैपेरीसी, अंग से अंगूर और अने खाली। फ्रेंड्स, नॉर्मली भाषा में हम बच्चों को पढ़ाते समय इसी तरह बोलते हैं। तो इसी तरह आप इन वर्णों की पहचान कर सकते हैं कि हम इन्हें लिखते समय तो यूज़ करते हैं लेकिन बोलते समय हम इनका प्रयोग नहीं करते। इसके बाद फ्रेंड्स आगे आता है हमारा व्यंजन। फ्रेंड्स, व्यंजन क्या होते हैं इनके बारे में हम जानने का प्रयत्न करते हैं। वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है व्यंजन कहलाती हैं। व्यंजनों के उच्चारण में ध्वनि मुख विवर के विभिन्न भागों से टकराकर आती है, जिनके आधार पर सभी व्यंजन ध्वनियों को अलग अलग वर्णों में बांटा गया है। फ्रेंड्स, ये बात आप ध्यान रखेंगे कि कभी भी अगर हम एक व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो वो अकेले नहीं होता, उसके साथ में स्वर भी होता है। यानी अगर हम कै का उच्चारण करेंगे तो उस कै में कै के साथ में पीछे ए भी आता है, यानी कै नीचे हलंत प्लस ए। इस तरह हम उसका उच्चारण करेंगे तब जाकर वो पूरा व्यंजन कै कबूतर बन जाएगा। इस प्रकार फ्रेंड्स, अगर हम फ्रेंड्स व्यंजन को भी ज़्यादा गहराई से समझें तो इन्हें भी कई आधार पर डिवाइड किया गया है, बांटा गया है। लेकिन जो मुख्य प्रकार से हमें अध्ययन के लिए आवश्यक है और उन प्रकारों को हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। बाकी अन्य जो महाप्राण, अल्पप्राण, घोष, अघोष, इसके बारे में हम आगे वीडियो बनाएंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसमें समझेंगे स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन का क्या तात्पर्य है।
सबसे पहले इनका उच्चारण करते समय हवा मुख के विभिन्न भागों से टकराकर बाहर आती है। इनकी संख्या 25 है। फ्रेंड्स, स्पर्श व्यंजन से तात्पर्य है कि जब भी हम इन वर्णों का उच्चारण करेंगे तो इनका उच्चारण करते समय हमारे मुख विवर से यानी मुख के पूरे भाग से जहाँ से हम उच्चारण करते हैं हवा कहीं ना कहीं किसी न किसी भाग में टकराकर अवश्य बाहर आती है। तो उसी के आधार पर इन वर्णों को वर्णमाला में स्थान दिया गया है और स्थान के अनुसार इनको हम पहचान सकते हैं कि कौन से वर्ण में को कौन से वर्ग में रखा गया है और उसका उच्चारण किस स्थान से किया गया है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स इसमें है हमारा क वर्ग, जिसमें क, ख, ग, घ, ण। तो फ्रेंड्स इस क वर्ग का उच्चारण जो होता है वो कंठ से होता है। इसी प्रकार अगला जो वर्ग है वो है हमारा च वर्ग। फ्रेंड्स इसमें च, छ, ज, झ, ञ। इसी प्रकार फ्रेंड्स इनका उच्चारण हमारा तालु से होता है। ट वर्ग, ट वर्ग में फ्रेंड्स आता है हमारा ट, ठ, ड, ढ, ण। फ्रेंड्स इनका उच्चारण मूर्धा से होता है। इसके बाद त वर्ग, त, थ, द, ध, न। फ्रेंड्स इनका उच्चारण दंत यानी जब भी आप नोटिस करें फ्रेंड्स इनको जब भी उच्चारित करते हैं उनको ध्यान से देखें कि जब भी तय को हम बोलेंगे तो हमारी जीभ दांत से टकराएगी और तब इसका उच्चारण करेगी। इसी प्रकार अगला प वर्ग, प, फ, ब, भ, म। तो इनका उच्चारण ओष्ठ से होता है। फ्रेंड्स इसी प्रकार इन सभी के उच्चारण स्थान के आधार पर इन्हें वर्णमाला में स्थान दिया गया है। आगे आते हैं फ्रेंड्स इसमें हमारे अंतस्थ व्यंजन। इनका उच्चारण स्थान स्वर और व्यंजन के मध्य आता है। फ्रेंड्स इसका तात्पर्य है कि ना तो ये पूरी तरह से स्वर हैं और ना ही पूरी तरह से व्यंजन, अतः इन्हें अर्ध व्यंजन या अर्ध स्वर कह सकते हैं। सिंपल भाषा में आगे हम समझेंगे ये होते हैं य, र, ल, व, जिनमें से य और व को अर्ध स्वर कहा जाता है और र को लुंठित व्यंजन कहते हैं, ल को पाशर्विक व्यंजन कहते हैं। फ्रेंड्स यहाँ ये बात ध्यान देने वाली है कि अक्सर एग्जामिनर हमें क्वेश्चन दे देगा कि इनमें से लुंठित व्यंजन कौन सा है। तो फ्रेंड्स हम ध्यान रखेंगे कि र को लुंठित व्यंजन भी कहते हैं और ल को पाशर्विक व्यंजन भी कहते हैं। फ्रेंड्स यही छोटी छोटी बातें हमें एग्जाम के लिए ध्यान रखने वाली होती हैं। अगर हम इन्हीं बातों पर ध्यान नहीं देंगे ना तो हमारे मार्क्स अक्सर कट जाते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आता है हमारा ऊष्म या संघर्षी व्यंजन, जिनके उच्चारण में मुख में गर्मी या ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है वो ऊष्म या संघर्षी व्यंजन होते हैं। फ्रेंड्स संघर्षी से तात्पर्य है कि जिनको बोलने में हमें थोड़ी सी संघर्ष करना पड़े यानी प्रयास करना पड़े, जो होते हैं श, श, से, है। फ्रेंड्स इस प्रकार आगे इसमें आता है हमारा संयुक्त व्यंजन। जिन ध्वनियों का निर्माण दो वर्णों के योग से हुआ है उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं, जैसे क्ष, त्र, य और श्र। फ्रेंड्स इन ध्वनियों का निर्माण दो अक्षरों के मिलने से होता है। फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखेंगे। अक्सर एग्जामिनर इस चीज़ में बहुत क्वेश्चन पूछता है। तो छह क्षत्रिय का निर्माण किन वर्णों के मिलने से हुआ है, वो हैं क प्लस श। फ्रेंड्स यहाँ ये बात ध्यान देने वाली है कि इसमें जो क क्षत्रिय के निर्माण में क जो प्रयोग में आया गया है वो आधा, जिसके नीचे हलंत है वो आधा प्रयोग में आया है, जबकि श वो पूरा प्रयोग में आया है, तब जाके श क्षत्रिय का निर्माण हुआ है। इसी प्रकार त्र, त्र में जो तय प्लस र, इन दोनों के प्रयोग द्वारा त्रय का निर्माण हुआ है। इसी प्रकार य ज्ञानी, तो इनको फ्रेंड्स अक्सर हम इनसे ज्ञ ज्ञानी बोलते हैं, जबकि ये जय ज्ञानी बोलना चाहिए। अक्सर इसमें हम कंफ्यूज रहते हैं कि इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे करें, जबकि फ्रेंड्स नॉर्मल भाषा में हम लोग भी ज्ञ ज्ञानी ही बोल देते हैं, जबकि सभी जो विद्वान हैं वो ऐसा कहते हैं कि इसका उच्चारण ज्ञ ज्ञानी होना चाहिए, जो जय और इ से मिलकर बना है। इसके बाद श्रेय, जिसका निर्माण होता है फ्रेंड्स से और र के योग से। इसी प्रकार फ्रेंड्स यहाँ ध्यान देंगे जो श्रेय श्रमिक है, इसका जो निर्माण हुआ है, इसमें जो श शलजम ये शब्द यूज़ हुआ है, ये अक्षर यूज़ हुआ है, इसके नीचे भी हलंत आएगा जो टाइपिंग मिस्टेक के कारण इसमें नहीं दिख पा रहा है, प्लस र। इन दोनों के संयोग से श्रेय श्रमिक का निर्माण होता है।
इसके पश्चात आगत ध्वनियाँ। फ्रेंड्स, आगत ध्वनियाँ से तात्पर्य है कि जो अन्य भाषाओं से ली गई हैं। तो फ्रेंड्स, कुछ ऐसी ध्वनियाँ हैं जो अरबी फारसी भाषा से हिंदी भाषा में अपनाई गई हैं, जो हैं ए। फ्रेंड्स, यहाँ ध्यान दीजिए, हर एक अक्षर के नीचे नुक्ता का प्रयोग किया गया है, जो इनके प्रयोग को मृदु यानी बहुत सॉफ्टली हम इनका प्रयोग करेंगे, यानी अ, क, ख, ग, ज़ और फ। इस नुक्ते के कारण इसका प्रयोग हम बहुत सॉफ्टली करते हैं फ्रेंड्स। इसका यही तात्पर्य है और इसी कमी को पूर्ति करने के लिए अरबी और फारसी भाषा से इन 5-6 अक्षरों को हमारी हिंदी भाषा में अपनाया गया है। इसके बाद फ्रेंड्स आता है हमारा द्विगुण व्यंजन, जो ण और ढ। फ्रेंड्स, इसमें ये द्विगुण व्यंजन क्यों है, आप ये बात सोचेंगे, लेकिन इसमें आप ध्यान दीजिए, जो स्पर्श व्यंजन में हमें यहाँ ट वर्ग के अंतर्गत ड और ढ दिए गए हैं, उनके नीचे नुक्ता नहीं है, यानी जब अगर हम इनका प्रयोग करेंगे तो वो ऐसी जगह पर करेंगे जहाँ इनका प्रयोग कठोरता से होता हो। यानी अगर हम बोलें ढक्कन, ढ ढक्कन या ढोलक, तब भी हम बिना नुक्ता वाले ढ का प्रयोग करेंगे। लेकिन अन्य कोई ऐसा शब्द जिसमें हम सॉफ्टली उसका हम प्रयोग करें, यानी बिना किसी कठोरता के हम उसका प्रयोग करें, या फ्रेंड्स जैसे अगर हम यहाँ पर स्पर्श व्यंजन में जो ये ड डमरू दिया गया है, अगर हम ड डमरू जिसमें कठोरता से इस वर्ग का यूज़ हुआ है, इस अक्षर का यूज़ हुआ है, इसके नीचे नुक्ता नहीं है, लेकिन अगर हम बोलने लगे कीड़ा, कीड़ा में फ्रेंड्स आप ध्यान देंगे कि उसमें भी ये जो द्विगुण व्यंजन है ये प्रयोग में आया है, जिसके नीचे नुक्ता है। इसका तात्पर्य हो गया कीड़ा, ढ को ड़ बोला गया है, जो एक सॉफ्ट तरीके से इसमें प्रयोग में लाया गया है। फ्रेंड्स, इसी प्रकार अगर हम बोलने लगें पढ़ाई, पढ़ाई में फ्रेंड्स ये अक्षर प्रयोग में आया है, लेकिन ढ ढक्कन टाइप इसको नुक्ता के साथ प्रयोग में लाया गया है, क्योंकि इसका प्रयोग हमने बहुत सॉफ्टली किया है। अगर हम इसमें नुक्ता नहीं लगाएंगे तो उसको हम पढ़ाई बोलेंगे, जो काफ़ी हिसाब से सही नहीं है फ्रेंड्स। इसलिए इस कमी की भी पूर्ति करने के लिए इसमें ये नुक्ता लगाकर इन्हें द्विगुण व्यंजन की तरह प्रयोग में लाते हैं। फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आप सभी के लिए यूज़फुल सिद्ध। हमने प्रयत्न किया है कि इस वीडियो में वो सभी कमी हम दूर कर सकें जो हम अक्सर पढ़ते समय कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो में कुछ कमी लगी हो या आप कुछ भी कहना चाहें तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपके सुझावों को आमंत्रित करते हैं और आपके सुझाव हमारे लिए बहुमूल्य हैं। फ्रेंड्स, अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें और पूरा मन लगाकर अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करते रहें। धन्यवाद।